फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें यहाँ पर कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, वो 1 है, और प्लस 7x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपने फैक्टर्स बनाने हैं, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 12, और आप इसकी इस तरह तस्दीक करें तो 2 6 द 12, ठीक है, 2 3 द 6 और 3 1 द 3। हमें देखना है 12 किन किन टेबल्स पर आएगा। तो 2 6 द 12, 2 to the 4, 4 3 the 12, ठीक है, एंड 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 1 the 12। ये तीन टेबल्स हैं जिन पर 12 आता है। अब हमें यहाँ पे चाहिए है पॉजिटिव में 7। ये जो एक्स स्क्वायर और 12 के दरमियान में जो आपका कोफिशिएंट एक्स के साथ 7 है ना, ये 7x कोफिशिएंट में इस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट 7 है, हमें ये चाहिए है, वो भी पॉजिटिव में। और इस तरह से आप देखेंगे कि अगर हम अपने फैक्टर्स में 2 प्लस 6 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। तो ये तो हमारे काम का नहीं है फैक्टर। 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 आ सकता है, अदरवाइज नीचे वाला भी देख लें, 12 प्लस 1 13 और 11 बनता है, तो ये भी चूज नहीं हो सकता। आप इस फैक्टर को चूज करके 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, ये कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट आप बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर आ जाएगा 4x, इसी तरह प्लस हो जाएगा 3x, और प्लस में आपका जो है वो 12 इज इक्वल टू 0। मैंने इस फैक्टर को चूज कर लिया। अब यहाँ पर आपके दो पेयर्स बनेंगे, एक एक्स स्क्वायर प्लस 4x का, एक 3x प्लस 12 का। फर्स्ट वाले में देखिए x दोनों में कॉमन है, जो सिमिलर चीज है वो x है, उसको बाहर निकाल लिया, एक x बाकी बचता भी है, और प्लस ये 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें भी देखिए 3 1 द 3, 3 4 द 12, x तो कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि 3 के साथ x है, 12 के साथ नहीं है, कॉमन आ गया, x आ गया, और प्लस में 3 4 द 12 इक्वल टू 0। आपका जो x प्लस फोर सेम आ गया ना, ये सिमिलरिटी की बेस पर आप क्वेश्चन को जज कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक सोल्व हुआ है। अब यहाँ पर जो है ना x प्लस फोर को आपने कॉमन ले लेना है, बाकी आपके पास बचेगा x प्लस थ्री, और इज इक्वल टू कर दें आप 0। और आपने दो रूट्स निकालने हैं, सो x प्लस फोर को भी 0 के इक्वल कर लें, और x प्लस थ्री को भी 0 के इक्वल कर लें। इस तरह से एक हमें x इक्वल टू -4 का रूट्स मिलेगा, और दूसरा रूट आ जाएगा x इक्वल टू -3। और याद रखिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जी मसावात है, इसमें आपके हमेशा दो ही रूट्स आएंगे, ठीक है, हमेशा इसमें दो रूट्स आएंगे। सो सोल्यूशन सेट इसमें -4 एंड -3 आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन जो हमने सोल्व की है, ये इसके आंसर रूट्स की नेचर जो है। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डाटा लेट कर लें, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू जो है वो 3 है। और यहाँ पर जो है ना, जब भी हम नेचर ऑफ द रूट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, यानी जो होता है ना हमारा डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो हम यूज करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इस वैल्यू में हम पुट करके नेचर्स देख रहे होते हैं। अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करें तो हमारा जो रूट है ना, जो रूट अगर हमारा यहाँ पर आ जाता है 0, ठीक है, तो आप कहते हैं कि इसकी जो नेचर है ना, वो होगी आपकी इक्वल, ठीक है, रियल होगी। एक तो रियल तो होगी क्योंकि ये उसमें रियल नंबर्स में आता है, और ये होगी बेसिकली इक्वल होगी। इसी तरह अगर आपका रूट्स जिसका स्क्वायर रूट बन जाए, अगर कोई ऐसा आंसर आता है जैसे आपका वो हो सकता है यहाँ पे 1 हो, या आपका 4 आ सकता है, 2 टू द 4 होता है, 9 3 3 का 9 होता है, यानी 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, ठीक है। इसी तरह 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी जिसका स्क्वायर रूट लिया जा सके, तो आप कहेंगे कि उसकी नेचर होती है, एक तो रियल होती है, 0 नहीं है तो वो इक्वल नहीं रहेगी, अनइक्वल हो जाएगी, ठीक है। बट इसकी जो एग्जैक्टली जो नेचर होगी वो होगी रैशनल, ठीक है। जब भी स्क्वायर रूट बनता है तो आप बोलेंगे कि ये क्या होगी, रैशनल। लेकिन अगर उसके स्क्वायर रूट नहीं बनता है, जैसे 3 आ रही है, 2 आ रही है, इस तरह की वैल्यू आ रही है जिसका जजर नहीं कटता, तो आप कहेंगे वो रियल तो है, वो अनइक्वल भी है क्योंकि 0 नहीं है, बट वो रैशनल नहीं रहेगी, अब वो इररेशनल यानी गैर नातिक हो जाएगी, ठीक है, वो हो जाएगी हमारी इररेशनल। इसी तरह अगर वो आपकी नेगेटिव फॉर्म में आ जाए, यानी नेगेटिव 1 2 3 जैसे भी है, तो आपको पता है ये योटा होता है, तो ये आपकी बन जाएगी सीधी की डायरेक्ट, यानी कि आपकी इमेजिनरी बन जाएगी। यानी ना ही ये आपकी जो है यहाँ पर अपना अल्लाह भला करे रियल रहेगी, ना ही इक्वल है, ना ही आपकी जो है वो रैशनल है, इररेशनल है, ये सीधी डायरेक्ट हो जाएगी इमेजिनरी। अब हमें इसको चेक करना है कि इसकी नेचर क्या होगी।
तो आपने इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का फॉर्मूला यूज करना है। इसमें ये वैल्यू पुट कर लेनी है। सो माइनस सेवन का स्क्वायर माइनस फोर, ए का टू हो गया, सी की वैल्यू आ गई थ्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सेवन सेवन द 49 प्लस ये हो जाएगा आपका 4 टू द 8, 8 3 द 24। ठीक है, जब आप इनको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25। देखिए जब आप 25 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, 5 5 द 25, तो आप इसकी नेचर क्या कहेंगे, द रूट्स, आप इसकी नेचर लिखेंगे द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज, ये क्या हो गई आपकी रैशनल, ये हो जाएगी आपकी रियल, अनइक्वल एंड ये हो जाएगी आपकी रैशनल। इतना जब आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट कंसीडर किया जाएगा, ये तस्वर होगा। या इतना भी लिख दें कि रियल, अनइक्वल एंड रैशनल, नेचर ऑफ द रूट्स इज, इस तरह करके आपने नेचर बतानी है। तो आई होप कि ये वाला पार्ट आपको समझ आया होगा। थोड़ी सी मैंने आपको इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन दी, कब होते हैं ये आपके रूट्स, रियल कब होता है, इक्वल यानी कब होता है, और आपका रैशनल कब होता है, इरेशनल कब होता है, और इमेजिनरी कब होता है। ये चार तरह की नेचर्स जो है वो आपने याद रखने हैं, की बेस पर आपके ये क्वेश्चन सॉल्व। आई होप कि ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो a इज इक्वल टू के है, b इज इक्वल टू 4 है, c इज इक्वल टू 3 है, और हमने k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। जबकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी नेचर जीरो डिक्लेयर कर रही है, ये इक्वल है। इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो जीरो के इक्वल है। अब यहाँ पर आपने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को, जिसको हम जीरो क्लियर कर रहे हैं क्योंकि ये इक्वल है इस बेस पर, इक्वल की बेस पर, तो अब हम यहाँ पर जो है वो डाटा पुट कर लेते हैं क्वेश्चन का। सो बी जो है वो फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए के है, C है इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमने के की वैल्यू जस्ट फाइंड करनी है। तो फोर फोर द 16 माइनस फोर थ्री द 12 के इज इक्वल टू ये हो जाएगा जीरो। तो 16 इज इक्वल टू यही 12 के उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको अब यहाँ पर अब जो 12 के इक्वल टू 16 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो k इधर ही रहेगा, जो 12 है ना वो 16 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसकी कटिंग कर लें। सो टेबल है इसका, पहले आप देख लें, चाहे 2 6 पे, 2 6 द 12 और 2 8 द 16 है। नेक्स्ट मजीद आप कटिंग कर सकते हैं, 2 3 द 6 और 2 4 द 8। ठीक है, तो इस तरह से k का आपका आंसर जो है वो 4 डिवाइड बाई 3 जो है वो आपका आंसर आ गया है। सिंपल सा शॉर्ट सा क्वेश्चन है। इसमें अगर हम सम की बात करें तो इसका फार्मूला होता है माइनस पी डिवाइड बाई ए, और जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट होता है इसको पी से भी डिवाइड करते हैं सिंपल, तो ये होता है सी डिवाइड बाई ए। इन दो फार्मूलाज की मदद से हमने अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डाटा लेट करते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 6 एंड सी इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर अब हमने सम निकालना है, तो इसका फॉर्मूला माइनस बी डिवाइड बाई ए है। और इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9। इसकी कटिंग होती है 3 3 द 9 एंड 3 2 द 6। सम की वैल्यू जो इसका आंसर माइनस टू डिवाइड बाई थ्री आ गया। सही है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो सी डिवाइड बाई ए फॉर्मूला लगाएंगे, और सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 9 है, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 9। और मैं इसके ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपने ए 7 जो है वो फाइंड करना है, जबकि इन विच द फर्स्ट टर्म इज, जो इसकी फर्स्ट टर्म है जिसको ए 1 कहते हैं वो आपकी कितनी है 7 है। एंड द कॉमन डिफरेंस इज माइनस में 3। तो जैसे कि आपको पता है कॉमन डिफरेंस होता है डी, जो कि माइनस 3 के इक्वल है। अब इसमें आपने टर्म्स सातवीं निकालनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास टोटल 7 होगी ए 7 की बेस पे। ठीक, अब आपका यानी कि आपने सातवां नंबर निकालना है बेसिकली। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका टर्म्स फाइंड का फार्मूला होता है नंबर ऑफ nth टर्म। जैसे पिछले लेक्चर में आपको बताया nth टर्म होती है कि अगर आपने एक दो तीन चार पाँच, अब उसमें से पांचवा नंबर जो है वो पांचवी टर्म है, तो आपने बाकी सबको छोड़े बगैर, बाकी सब नहीं देखना, आपको फर्स्ट का पता हो, इनका डिफरेंस पता हो, तो आप पांचवा 10वां कोई भी नंबर आप आसानी से उसके अंदर से जो है वो टर्म्स जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं।
इसी तरह से आपके पास फर्स्ट नंबर बताया गया और इनका डिफरेंस भी बताया गया कि फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर कितने डिफरेंस पे होगा, थर्ड कितने डिफरेंस पे होगा। तो उस बेस पर जो है हम यहाँ पर 7वां नंबर निकालेंगे डायरेक्ट अप्रोच करते हुए। तो n हमारा कितना है 7, फर्स्ट टर्म कितनी है वो भी 7 है, ये लिखी हुई है, ठीक है। और प्लस आ गया n 7 है -1 और डिफरेंस कॉमन हमारे पास है -3। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सो a7 आपने फाइंड करना है। ये 7 हो गया प्लस अब ये 6 माइनस 7 -1 किया, सॉरी 6 हो गया, डायरेक्ट आंसर बता दिया था, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा साथ ही 3 माइनस में मल्टीप्लाई हो गया है ना, ठीक है। 7 आ गया प्लस माइनस माइनस 6 3 था 18। अगर आप इसको अब सोल्व करें तो a7 इज इक्वल टू ये माइनस में 11 जो है वो आपका इसका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं इसका आंसर भी टैली कर ही लेता हूँ। तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, ये फर्स्ट में इसका आंसर आ गया माइनस में 11, वो फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए एक फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म का। क्या आप यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू और इसमें आप करेंगे n डिवाइड बाय 2, ठीक है, और ब्रैकेट्स के अंदर आपका आ जाएगा 2a, हो गया। तो n डिवाइड बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू जो है आपका यहाँ पे d आ जाएगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले की बेस पर जो है ना आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो है सम कर सकते हैं। और उसी तरह से डिफरेंस का फार्मूला जैसा कि आपको पता है कि हमने जो भी टर्म सेलेक्ट करनी होती है उससे प्रीवियस टर्म में से माइनस करना होता है, जैसे सेकंड सीरीज, तो आपने यहाँ पर एस एन फाइंड करना है, सम ऑफ द सीरीज। उसके बाद आपके पास ए फर्स्ट टर्म कितनी है 3, आपके पास सेकंड टर्म कितनी है A2, वो आपके पास है 11। इसको A1 भी लिखा जा सकता है और A भी लिखा जा सकता है, फर्क नहीं पड़ता। फिर आपके पास आ जाएगी थर्ड टर्म 19, इसको लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। उसके बाद आपके पास आता है नंबर ऑफ एन टर्म्स, 3 है, 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब आपको पता है फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू n डिवाइड बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको करना है याद, ये सम ऑफ द एन टर्म का फॉर्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और यहाँ पर आप देखेंगे पूरे क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। और डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी होती है। यहाँ पर हमारे पास सेकंड टर्म क्या है 11 और फर्स्ट टर्म कितनी है 3। तो अब आप 11 और -3 करें तो ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। डिफरेंस आ गया हमारे पास। अब आपने ये वैल्यूज जो डाटा है ना इसको इसमें पुट करना है। तो एस एन एन हमारे पास कितना है 16, नंबर ऑफ 16 यानी टोटल 16 नंबर आपने टर्म्स जो है वो ऐड करनी है, सम ऑफ 16th टर्म। एंड एन डिवाइड बाय आपका 16 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 ए आपकी फर्स्ट टर्म 3 है प्लस एन माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 आ गया और कॉमन डिफरेंस आपका कितना निकला 8, ठीक है। ये जो है डिफरेंस भी आ गया हमारे पास, ये यहाँ पे पुट कर लिया मैंने। तो आपको पता चल गया सारा डाटा हमने किस तरह से सम ऑफ द एन टर्म के फॉर्मूले में पुट कर लिया। अब जस्ट आपने यहाँ पे देखें 16 इज इक्वल टू ये 2 8 द 16 हो जाएगा, अंदर देखिएगा 2 3 द 6 प्लस ये -1 किया तो 15 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और अब अगर हम देखें तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, तो 8 तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6 प्लस मल्टीप्लाई बाय 4 करें ना तो ये होता है आपका 15 8 का कितना होगा, 15 4 का होता है आपका 60 और 15 8 का हो जाएगा 120, ये देख लीजिएगा, ठीक है। और आप कैलकुलेटर में भी इसको यानी कि सोल्व कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 8 तो आपको पता चल जाएगा 120 आ जाएगा। इसमें अगर मैं 6 ऐड कर दूंगा तो ये भी आपको पता है कि 126 इक्वल टू 8 इंटू 126। अब जस्ट हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये है वो पहली 16 टर्म्स जो हमने ऐड की हैं टोटल। और देख लें कैसा जादू है कि आपने बाकी टर्म्स भी नहीं निकाली और आपने पहली 16 टर्म्स पहली 3 टर्म्स की बेस पर पहली 2 की बेस पर भी आप निकाल सकते हैं कि वो आप सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। 126 मल्टीप्लाई बाय 8 करना है आपने तो ये आपकी 1008 होते हैं नंबर टोटल। अगर इन सबको ऐड करें तो 1008 बनता है और इसका आंसर भी मैं चेक कर लेता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि जियोमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन का जो डाटा है इसमें ए की वैल्यू जो है हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है वो 8 है, ठीक है। एंड द सेकंड वन जो है वो आपका 72, ये बी की वैल्यू है, ठीक हो गया। अब हमने इसका जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो इस वैल्यूज को, इस डाटा को
ऊपर जो लिखा था हमने फॉर्मूला जियोमेट्रिक मीन का, इसमें हम पुट कर देंगे। सो प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारी 8 हो गई, मल्टीप्लाई बाय, चाहे आप डॉट लगा लें चाहे मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन इजीली इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, डॉट से हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 72 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने यहाँ पर क्या करना है जी, आपने करना है 8 मल्टीप्लाई बाय 72। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 576 वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 5, लेकिन एक चीज और, इसको लिखने से पहले आपने प्लस माइनस का साइन लिख लेना है, फिर आपने लिखना है 572, ठीक है। और इसके ऊपर आपका स्क्वायर रूट भी है, ये आपने नहीं बोलना। सही हो गया। जब आप इतना काम कर लेते हैं उसके बाद आपने जस्ट यहाँ पर स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करते हुए आंसर का जो बटन है वो लिखना है, आपने प्रेस करना है, और उसके बाद आपने इक्वल प्रेस कर देना है। तो ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव में, ठीक है, 24 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा जियोमेट्रिक मीन है उसका आंसर 24 डिवाइड बाय 2। देखिएगा, सम ऑफ इनफिनाइट जो है सम ऑफ इन्फिनिटी को बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। जस्ट हमने इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू, तो ए आ गया 128 डिवाइड बाय 1 माइनस आर आ गया माइनस में 1 डिवाइड बाय 2। अब जस्ट हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो ये 128 डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर आपने इसका क्या लेना है, एलसीएम। तो 128 डिवाइड बाय, नीचे एलसीएम आ गया 2, तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे तो 2 1 2 और प्लस 1 1 1, ये 2 नीचे हो रहा डिवाइड, तो हम भेज देंगे ऊपर, तो 128 को 2 से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। और ये मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये नज़र नहीं आ रहा था ये, अब ठीक है। और डिवाइड बाय आपके पास नीचे 2 + 1 कितने हो गए 3, तो ऊपर आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसको बल्कि नीचे ही ले आते हैं, एक मिनट रुकिएगा। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 1 एक मिनट सर, ठीक है। और अब ये आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू, देखिए 2 1 2 आ गया, 2 2 4 आ गया, 2 8 16, लेकिन ये वो वैल्यू नहीं बनेगी। तो उल्टा सोल्व करते हैं इसको। पहले देखिए 2 8 16, 1 कैरी हो गया, 2 2 4 + 1 5, फिर 2 2 2 1 2 डिवाइड बाय 3 आ गया। क्या इसकी कटिंग पॉसिबल है यहाँ पर? आई थिंक इसकी कटिंग नहीं की जा सकती। 256 डिवाइड बाय 3, यही इसका स्टूडेंट आंसर है, इसकी बाकी कटिंग नहीं की जा सकती। और यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म बनेगी 2x जो है ये a की वैल्यू है, और प्लस -3y जो है वो b की वैल्यू, और इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर n जो कि 4 है। तो हमने एनसीआर मेथड से करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4c0, a जो है वो 2x है, इसकी पावर हो जाएगी हमारी मैक्सिमम, और b है -3y, इसकी पावर कर देंगे हम मिनिमम 0, और प्लस लगाते हैं 4c0 के बाद 4c1 सोल्व करना है। a है 2x की पावर 4, और जो कि कम करेंगे तो 4 -1 हो जाएगी आपकी 3, और b जो है -3y, इसकी पावर में आपने एक ऐड कर लेना है, प्लस कर लें 4c2 आ जाएगा। a की पावर में अब आपने मजीद एक कम की तो 2 हो गई, और b -3y इसकी पावर भी 2 हो जाएगी। फिर प्लस कर लें 4c आपका आ जाएगा 3, a की पावर में अब आपने एक कम कर लेना है, और b की पावर में आपने यहाँ पर एक ऐड करना है जो कि 3 बना देगा, और प्लस करते हुए नेक्स्ट आते हैं, तो लास्ट एक टर्म रह गई है जो कि 4c4, ये 4c4 तक ही चले, और a की पावर में अब आपने एक और कम किया तो 0 हो गई, और b है -3y, इसकी पावर मैक्सिमम 4 हो जाएगी। इस टर्म तक ही सोल्व हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो 4c0 आपका 1 होता है, और 2 की पावर 4 कितनी हो गई, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 4 हो गई। साथ ही ये वैल्यू पावर 0 है तो 1 आ गया, प्लस 4c1 आपका 4 होता है, और 2 टू द 4 टू द 8 x का क्यूब आ जाएगा। एनसीआर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, अगर जैसे आपने भी निकाला तो 4 शिफ्ट और डिवाइड का बटन प्रेस करके 1 लिखते हैं, तो 4c1 आपका जो होता है वो 4 ही होता है। ऐसे आप बाकी भी एनसीआर निकाल सकते हैं। इसका क्यूब हो गया, और माइनस में ये 3y आ गया, पावर 1 है तो एज इट इज आ गई। बस किया, 4c2 वैसे ही निकालिएगा 6 होगा, और 2 टू द 4 आ जाएगा, और x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, 3 द 9, और y की पावर भी स्क्वायर में आ गई, प्लस 4c3 आपका 4 होता है,
ये आ जाएगा 2x एज इट इज, और माइनस में रहते हुए 3 3 9 और y का क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस कर लेते हैं, और ये वाली वैल्यू में 4c4 1 होता है, पावर 0 है तब भी 1 है, माइनस की पावर अब इवन है तो पावर इवन है ना, माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाता है। 3 3 9 3 27 3 81, तो 3 की पावर 481 होती है। आप कैलकुलेटर पे ये भी निकाल सकते हैं, आप लिखेंगे यहाँ पर 3 और पावर लिखते हैं 4, ये आपके पास आ जाएगी 81। ठीक है जी। के बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट, लास्ट वाली टर्म में आपका ये हो गया ना 81, ठीक है, बस इसकी पावर 4 है, बस खत्म हो गया ये। अब सिंप्लीफिकेशन करें, जो भी मल्टीप्लिकेशन आती है पहले हो जाएगी 16x की 4 प्लस प्लस माइनस माइनस, आप देख सकते हैं कि उसके साथ 3 के 3y है, माइनस में माइनस आ गया, और इस सबको मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाएगी 96, 96x क्यूब वाई आ गया, और प्लस में है ये हमारे पास, तो 6 4 यानी कि यहाँ पे 6 को 4 से फिर 9 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लें, ये आ जाएगा 2, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 एक्स स्क्र आ जाएगा, और साथ ही वाई स्क्वायर भी आ जाएगा। फिर प्लस माइनस आप देख सकते हैं कि माइनस है, और वो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, 9 लिखा हुआ है, क्यूब में तो नहीं लिख दिया कहीं 9, थ्री की पावर 3 यहाँ पे 9 नहीं हो सकती, 27 है, ये भाई मिस्टेक आ गया, 3 3 9 9 3 यहाँ पे आएगा 27 वाई की पावर 3, ये देख लीजिएगा, क्योंकि वाई का भी क्यूब है, 3 का भी क्यूब है, और माइनस का भी क्यूब माइनस ही रह गया, 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 27, और वाई का क्यूब आया। अब इनको तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे करना है 4 सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 27, तो ये भी आ जाएगा हमारा 260, माइनस में होगा अबाउट 260, और एक्स और वाई का हो गया क्यूब, लास्ट में हमारे पास है प्लस में 81 वाई की पावर। फाइनली हमने जो इसको एक्सपैंड कर लिया, हमारी जो एक्सपैंड करके जो ओपन करके वैल्यू आ रही है वो है 64 माइनस 96 प्लस माइनस 216 एक्स वाई क्यूब प्लस 81 वाई की 4, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, ये एक्स ये ए हो गया, और प्लस माइनस 1/x जो है बी की वैल्यू, और इसके ऊपर हमारा जो n है वो 9 के इक्वल है, तो a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू माइनस 1/x एंड n इज इक्वल टू 9, ठीक है। और टर्म निकालनी है तो r प्लस 1 जो है वो हमारा यहाँ पर 7 के इक्वल है, तो हमें यहाँ पर निकालनी है सेवंथ टर्म। टर्म आपकी जो है वो r प्लस 1, वो आपकी टर्म यहाँ पर होनी चाहिए 7 के इक्वल, r प्लस 1 से आप r की वैल्यू निकालें, 7 माइनस 1 कर लें तो 6 आ जाएगी आपके पास। अब सारी वैल्यूज आपने टर्म का फॉर्मूला लिखना है, टर्म r प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर हो गया, a की पावर n माइनस आर और b की पावर r, ये फॉर्मूला टर्म फाइंड करते हैं किसी भी एक्सपेंशन के अंदर से। टर्म आपका r हो गया, 6 प्लस 1 किया तो 7 बन गया, और इसके साथ ही एन सी आर 9c6 निकालना है हमने, a हमारा है x, इसकी पावर हो गई यहाँ पर, यानी कि आपने n माइनस आर कर दिया, और b है माइनस 1/x की पावर 6 हो गई, और टर्म 7 निकालनी है तो 9c6 चाहिए हमें यहाँ पर, तो लिखते हैं 9 शिफ्ट ये c करते हैं और 6 लिखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी 84, यहाँ पे आ गई 84, x की पावर 9 माइनस 6 की तो कितनी हो गई 3, और यहाँ पर माइनस में पावर प्लस हो गई, और 1 और x की पावर नीचे 6 हो गई। अब आप देख सकते हैं कि ये पावर नीचे चली जाएगी, सो टर्म 7 84 डिवाइड बाय x की 6 है, साथ x की पावर माइनस में 3 है, ऐड होते हुए पावर्स आपकी 6 माइनस 3 करेंगे, टर्म आपके पास सिंपल 84 डिवाइड बाय x की 3 आ जाएगी। अगर मजीद देखना चाहते हैं तो आप कर लें 84 डिवाइड बाय x की पावर 6 माइनस 3, नहीं आए, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, इसका आंसर फाइंड करना है। तो a की पावर आप यहाँ पे लिखें मैक्सिमम -2, और b की पावर हो जाएगी यहाँ पर b मीन 2x की पावर हो जाएगी 0, और नीचे डिवाइड में 0 का फैक्टोरियल लगेगा, फिर प्लस कर लेते हैं और पावर शुरू में लिखेंगे हम, और a की पावर में हमने एक कम कर लेना है, और b जो है 2x की पावर में एक ऐड करना है, और इसके नीचे हमने 1 का फैक्टोरियल डिवाइड कर देना है, फिर प्लस करते हैं, पावर शुरू में लिखते हैं, पावर को एक कम करके लिखते हैं हम, ठीक है। और जो a है, मतलब जो हमारी इसमें a सॉरी 1 1 की पहले वैल्यू आती है ना, तो a की जो पावर हो जाएगी वो एक, आपने पहले 2 a कम की थी ना, अब आपने 2 कम कर लेनी है,
आप इस तरह करें कि पहले पावर नहीं लेते, ए की पावर को मैक्सिमम रखते हैं, बी की पावर को मिनिमम 0 कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप जो टर्म होती है, ये टर्म्स है बेसिकली, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म सोल्व कर रहे हैं। सेकंड में आपने देखा हमने पहले पावर लिखी, फिर ए की पावर में एक कम किया था, ठीक है, और बी की पावर में एक ऐड कर लिया, जो 0 थी तो 1 हो गई। इसी तरह अगर आप थर्ड टर्म में जाते हैं, पहले पावर लिखते हैं, पावर में से एक कम करके भी लिखते हैं, फिर ए की पावर में आपने एक पहले पिछली टर्म में एक कम किया था ना, अब 2 कम करेंगे, और बी की वैल्यू जो है उसमें आपने एक ऐड किया था 0 + 1, तो अब 0 + 2 कर दे तो ये 2 ऐड कर लिया आपने, और नीचे इसके 2 का फैक्टोरियल डिवाइड होगा और प्लस सो ऑन आ जाएगा। अब इसके बाद आपने यहाँ पर देखना है कि 1 की पावर कुछ भी हो जाए 1 ही रहती है, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ जाए वैल्यू, और इसकी पावर 0 है तब भी 1 है, और 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही होगा। फिर यहाँ पर आप लिखे प्लस, और ये -2 को वैसे ही रहने दें, ये 1 की पावर आपने देखी है वैसे ही आ जाएगा 1, ठीक है, और 2x को वैसे ही लिखते हैं, पावर 1 है तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, और प्लस करते हैं, इसमें आपका आ जाएगा थर्ड टर्म में -2, ये -2 और -1 कितने हो गए -3, और 1 का वैसी पावर आ गई आपकी, और 2 टू द 4 और x का स्क्वायर हो गया। हमने यहाँ पर जो है वो स्क्वायर ओपन कर लिया, होल डिवाइड बाय नीचे 2 का फैक्टोरियल भी 2 ही होता है, और प्लस सो ऑन आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही है, डिवाइड बाय 1 करें तब भी 1 आ गया, और ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 टू द 4x आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला 2 आपका इस 2 से कैंसिल होकर इसको 1 बना देगा, तो -1 और -3 कितने हो गए आपके, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 वन 3, 3 4 तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 12, प्लस में आपका आ जाएगा यहाँ पर 12x का स्क्वायर और प्लस सो ऑन। तो बस इतना सही काम होता है, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो a इज इक्वल टू आपका x है, b इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई x, n इज इक्वल टू 15 है। n बेसिकली आपका जो है वो n नंबर 15 दिया गया है ना, ये एक ओड नंबर है, और ओड नंबर में टर्म के फॉर्मूले के हिसाब से टर्म r प्लस 1 जो होती है, इसके दो फॉर्मूले बनेंगे। इसके मुताबिक आप देखेंगे यहाँ पर कि एक R1 और एक R2 के हिसाब से आपने यहाँ पर जो होता है वो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करना है एक केस में, R1 आप सब हिसाब लगा के देख लें यहाँ पर, और उसके अंदर आपने ऐड भी करना है। मैं यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ, इसके शुरू में मैं टर्म R1 + 1 कर देता हूँ, उसके लिए एक तो आपका ये हो गया, और सेकंड आपने इसके अंदर जो है वो प्लस करना है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और प्लस 1 भी करना होता है। अभी ऐसे आपको क्वेश्चन जो फॉर्मूलाज जो है ना वो समझ नहीं आएंगे। ये r प्लस एक मिनट रुकेगा, ये r+1 की वैल्यूज थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, ये r+1 की वैल्यूज है, और ये टर्म के अंदर आएंगी, ठीक है ना, ये भी टर्म्स के अंदर आएंगी। तो अभी आपको समझ आ जाएगी जब नेक्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि एक तो r+1 हमारा जो है वो n+1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और एक हमारा r+1 जो है इसमें n+1 डिवाइड बाई 2 और +1 भी होगा। इस केस पर हमारे पास एक r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर n+1 डिवाइड बाई 2 -1, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी r इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। इन दो केस से आपने r की वैल्यूज निकाल लेनी है, और इसके मुताबिक एक r1 हो जाएगा और एक r2 हो जाएगा। बस ये दो r1 और r2 की वैल्यूज बनानी है हमने। n हमारे पास 15 है, तो r1 में जो n आपका हो जाएगा 15 + 1 डिवाइड बाई 2 -1, और ये आपका r2 हो जाएगा 15 + 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ये तो हो जाएगा आपका 15 1 कितना हो गया, 16 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 8, 8 - 1 किया तो 7, और दूसरा आपका r2 जो हो जाएगा वो आपका 16 डिवाइड बाई 2 किया तो 8 हो गया। बस ये दो चीजें हैं, और आपका टर्म का फॉर्मूला ये होगा इस तरह से कि टर्म r1 + 1 प्लस टर्म r2 + 1, ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा यहाँ पर वो सेम NCR, ठीक है, ए आपका हो जाएगा यहाँ पर उसकी पावर, अब R1 है ये, और a की पावर हो जाएगी n-R1, ये पहले वाले की वैल्यू लिख रहा हूँ, और b की पावर हो जाएगी R1, फिर प्लस करके NCR2, ये दूसरे वाले की वैल्यू है। a की पावर कितनी हो गई n-R2, और b की पावर हो जाएगी R2। बस इसमें जस्ट आपने वैल्यूज लिखनी है। वैल्यूज किसकी लिखनी है, इन सब की। n कितना है आपका 15, ठीक है जी, 15 है। a आपके पास वो अभी आगे देखते हैं। तो R1 में आपका R1 कितना है, R1 हमने फाइंड किया यहाँ पर 7, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 7 + 1 प्लस R2, फिर उससे एक नंबर ज्यादा ही है ना, 8 + 1, और इक्वल टू n आपका 15, 15 C 7 हो गया, इसका a x है, देख लेते हैं एक बार फिर से,
ए की वैल्यू क्या है x और b की पावर वैल्यू 3/x, ठीक है। a की पावर x है और b की वैल्यू 3/x है। इसकी पावर कितनी होगी 15 - 7 और इसकी हो जाएगी 7। इसी तरह से प्लस करते हुए 15c आपने 8 भी निकालना है। ax ही है, इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर 15 - r, कितना है आपका इसका 8, और जो दूसरी b की वैल्यू 3/x, इसकी पावर 8 हो जाएगी। तो जस्ट आपने सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू एक आपकी टर्म हो गई 8, दूसरी आपकी टर्म हो गई 9, ये मिडिल टर्म्स हैं दोनों, और 15c 7 फॉर्म बनानी है बस। x की पावर ये कितनी होगी आपकी 15 - 7 करें तो ये आपकी हो जाएगी 8, और 3/x, 3 की पावर 7 होगी, x की पावर भी 7 हो गई। फिर प्लस किया यहाँ पे 15c 8 हो गया, और x की पावर ये होगी 7, इधर 3 की पावर 8 है और x की पावर 8 है, ठीक है। और अभी बस सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे हैं हम। टर्म 8 हो गई, टर्म 9 हो गई, ये मिडिल टर्म्स की हैं, ओड उसके अंदर ओड पावर अगर आ जाए 15c 7, ठीक है। x की पावर 8 बड़ी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3 की पावर 7 भी है, x की पावर 8, और ये x की पावर ऊपर जाके -7 हो गई, जो एक कम हो गई। हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको। 15c आपका 8 हो गया, इसमें आपका 3 की पावर 8 ऊपर ही रहेगी, है x की पावर 8, और ये वाली नीचे जाके माइनस होगी, तो वो छोटी रकम है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टर्म 8 प्लस टर्म 9। अगर पूरा सोल्व भी कर सकते हैं वैसे तो 15c 7, 3 की पावर 7 आ गई और x अकेला रह जाएगा। 8 - 7 करें तो 1 आ जाती है ना पावर, ठीक है। और प्लस आपका 15c 8, सी में आपने यहाँ 15c 8 में बटा नहीं डालना होता, एनसीआर वाला जो है। और यहाँ पर आपका 3 की पावर 8 है और डिवाइड बाय सिंपल x रहेगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन रहा है। बाकी बुक में देख लेते हैं, मैंने शायद ज्यादा डिटेल में ना लिख दिया हो। तो यहाँ पर जो है मैंने वैल्यूज लिखी हैं वो आपकी एक लिखा भी हुआ एंड लिख दिया उसने। अब प्लस वैसे हम लिख देते होते हैं, एंड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, टर्म 8 एंड टर्म 9। तो 8 वाले में 15c 7, ठीक है, 3 की पावर 7 और x आ गया, ठीक है। और टर्म 8 में 15c 8, 3 की पावर 8 और x आ गया डिवाइड। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, यही हमारे लिए रिजोल्व करना है। सबसे पहले आप लिखें यहाँ पर 2x डिवाइड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। अब सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में लेके आएंगे, सो a डिवाइड बाय, हम इसमें जो है वो x माइनस 2 को अलहदा फ्रैक्शन में ले आएंगे, प्लस ये पार्शियली फ्रैक्शन है ना, एंड b डिवाइड बाय करते हुए हम x प्लस 5 को सेकंड फ्रैक्शन में ले आएंगे। इस चीज को बोलते हैं पार्शियली रिजोल्व करना। अब आपने क्या करना है, जब ये पार्शियल फ्रैक्शन इस फॉर्म में ले आएंगे आप, अब ये 2x इधर ही रहने दें, ये दोनों वैल्यूज जो है ना x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इधर डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाकर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मैं डायरेक्ट नहीं करने वाला कोई भी क्वेश्चन, आप चाहें तो आप डायरेक्ट में इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू उधर जाकर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, सही हो गया। अब इसको दोनों के साथ सेपरेटली हमने मल्टीप्लाई करना है। सो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय a डिवाइड बाय x माइनस 2, ये फर्स्ट के साथ कर दिया। सेम एज इट इज आपने x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 को सेकेंड वैल्यू b डिवाइड बाय x प्लस 5 से भी मल्टीप्लाई कर लेना है, ताकि हमारी एक इक्वेशन बन सके। x माइनस 2 2 से कट जाएगी, x प्लस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। सो 2x इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है, इंटू a, ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। या a आप शुरू में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर लिखते हैं a मल्टीप्लाई बाय, ये वैल्यू बन गई, कोई मसला नहीं है इसका, ठीक है। और प्लस यहाँ पर आपके पास b है तो b मल्टीप्लाई बाय आपका x माइनस 2 आ जाएगा, और ये ही आपकी जो है वो इक्वेशन बनेगी। सही हो गया ना ये चीज। अब ऊपर आप देखें तो हम इस फॉर्म में देखेंगे कि x माइनस 2 पहले नंबर पे है, x प्लस 5 दूसरे नंबर पे। वैसे मसला कोई नहीं है, आप जिसको मर्जी ले लें, बट आपकी a या b में कोई एक वैल्यू पहले 0 होगी और दूसरी वैल्यू आपको जो है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक x माइनस 2 है, मैं अगर यहाँ पर x माइनस 2 को भी 0 कर लेता हूँ, ठीक है, इसको, और दूसरा x प्लस 5 को भी इधर 0 कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज को एक एक करके मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। आप चाहे सिंगल सिंगल करके कर लें। अब आपके पास अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव 2 बन जाएगी।
सेम एज इट इज यहाँ पर x की वैल्यू आपकी माइनस में यानी -5 आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज को एक एक करके आपने इस क्वेश्चन में दोनों को पुट करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पहले 2 को पुट करता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, यानी इसको भी आपने पुट करना है इन इक्वेशन 1 में, इसको भी आपने पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, बट सेपरेटली। एक ही वक्त में तो आप नहीं कर सकते ना, आप एक ही वक्त में x को 2 भी और -5 पुट नहीं किया जा सकता। पहले आप करेंगे यहाँ पर 2 इंटू एक्स की पावर आपने 2 पुट कर दी, x की वैल्यू जो है सॉरी, और इसके साथ ही आपका a इंटू 2 + 5 आ गया, ठीक है। और प्लस यहाँ पे एक स्टेप है b और इसके साथ है x-2, और आप देख सकते हैं कि x-2 0 के इक्वल है। अगर आप चाहें तो इसको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उस साइड पे दूसरी वैल्यूज है, तो सेम एज इट इज आपने अपनी क्वेश्चन में अगेन x की जगह पे -5 भी पुट करना है ना, तो आप यहाँ पे x की जगह पे -5 पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वल टू अब a इंटू आप देखेंगे कि x + 5 0 है, तो a के साथ तो x + 5 है, a 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। प्लस आपका यहाँ पे b आ गया, और उसमें अब आप x की जगह पर -5 एंड -2 पुट कर लेंगे, सही हो गया। आप जस्ट सिंप्लीफिकेशन करके ना हमने इसमें से a और b की वैल्यू निकालनी है, बस इतना काम है। 2 to the 4 हो गया, ये हमारा हो जाएगा 5 और 2 कितने हो गए 7 a आ जाएगा और प्लस b 0 हो जाएगा, सही है। 4 डिवाइड बाय ये a 7 जो है ना a से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो a है वो 4 डिवाइड बाय 7 के इक्वल है, सही हो गया। सेम एज इट इज अब हमने सेकंड को भी सोल्व करते हुए देखना है कि उसमें b की वैल्यू मिलेगी। 2 5 10 हो जाएगा आपका माइनस में, एंड इक्वल टू a 0 ही हो गया, और प्लस आपके पास यहाँ पे बट अंदर माइनस में 7 है, तो माइनस आपका 7b बनेगा, ठीक है। और इसी तरह से 0 तो खत्म हो जाता है ना, तो -10 डिवाइड बाय -7 हो जाएगा इक्वल टू b। माइनस माइनस से कट गया, आपके पास इसमें जो b की वैल्यू है वो 10 डिवाइड बाय 7 बन रही है, ठीक हो गया। दोनों वैल्यूज आपको मिल चुकी है ना, अपने फ्रैक्शंस को नोट कर लें। ये फ्रैक्शन अभी आपको अगेन जरूरत पड़ेगी इस फ्रैक्शन वैल्यू की, क्योंकि बल्कि ये भी नहीं है, ये वाली वैल्यू की। इस वैल्यू में अगेन आपने वापस जाना है और a और b की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट करते हुए आंसर बना लेना है, ठीक है। मैं अब ऊपर वापस तो नहीं जा सकता, तो मैं क्वेश्चन की बेस पे मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि हमारे पास क्वेश्चन था ना 2x डिवाइड बाय x-2 इंटू x + 5, ये आप चेक कर लीजिएगा, हमने अभी पीछे नोट किया है। और इसका था हमारा a डिवाइड बाय x-2 था ना, ठीक हो गया, और प्लस b डिवाइड बाय हमारे पास था यहाँ पे x + 5, और आपने देखा पार्शियली a की जगह पर हमारे पास वैल्यू है 4 डिवाइड बाय 7, 4 को आप ऊपर ही रहने दें, 7 को नीचे वाली वैल्यू से जस्ट मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना, क्योंकि हमने a की जगह पे 4/7 ऊपर लिखेंगे फिर भी 7 नीचे ही आ जाएगा। प्लस अब b की वैल्यू आपकी 10 डिवाइड बाय 7 इंटू x + 5 है। अब अगर बुक में आंसर चेक करें तो ये हमारे बाय x + 3 इंटू x + 4 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्म है वो है 7x + 25, और इसके डिनोमिनेटर में x + 3 मल्टीप्लाई बाय x + 4, ठीक हो गया। ऊपर आपकी 7x पावर 1 है हाईएस्ट, और नीचे आपका स्क्वायर बनता है अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हम सिंपली इसको रिजोल्व करेंगे सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में, a डिवाइड बाय x + 3 कर लेंगे प्लस b डिवाइड बाय, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा x + 4। और उसके बाद जो स्टेप आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने 7x + 25 आपका इधर ही रहेगा, बाकी वैल्यू यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है ना इस साइड पे, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगी, सो x + 3 मल्टीप्लाई बाय x + 4 आ जाएगा। और आपने इसको पार्शियली इन दोनों सिंगल रैशनल से, यानी a डिवाइड बाय x + 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस b डिवाइड बाय x + 4 से भी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 7x + 25 इज इक्वल टू x + 3, ठीक है, इंटू x + 4 मल्टीप्लाई बाय a डिवाइड बाय x + 3 आ जाएगा। ये तो फर्स्ट वाले के साथ कर लिया रैशनल से, अब सेकंड जो सिंगल रैशनल है उससे भी कर लेते हैं, तो x + 3 मल्टीप्लाई बाय x + 4, और इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा वो हमारा फ्रैक्शन, तो ब्रैकेट में लगाता है उसको इस तरह ही लिखेंगे b डिवाइड बाय
एक्स प्लस 4। आप चाहें तो यहाँ पे एक छोटा सा डॉट लगा दें जो मल्टीप्लीकेशन साइन को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स प्लस 4 4 से कट जाएगा, एक्स प्लस 3 से कट जाएगा। ये कैंसिल आउट होने के बाद आप 7x प्लस 25 इज इक्वल टू, और ये आपके पास a मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है, एंड प्लस b मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन में आप देख सकते हैं कि एक तो x प्लस 3 है, बल्कि इस स्टेप से आप देखेंगे तो ज्यादा आपको एक्यूरेसी से पता चलेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। हम x प्लस 3 को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे पहले से। मैं a के नीचे जो फ्रैक्शन होती है ना उसको पहले लिख रहा होता हूँ, फिर x प्लस 4 जो b के नीचे फ्रैक्शन वैल्यू है, और ये हमारे पहले स्टेप से ही होती है जहां से हम इसको पार्शियली सिंगल रैशनल फ्रैक्शन बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपने अच्छी तरह से जेन में रखना है। उसके बाद मैं इन दोनों को एक एक करके क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करने वाला हूं, ठीक है। पहले तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 इसकी, और दूसरे वाले की आ जाएगी नेगेटिव में 4। अब आप यहाँ पे पुट करें, 7 इंटू एक्स हो गया -3 प्लस 25 आ गया। अब एक लाइन में इसको मैं कर रहा हूं ना, आप सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले x प्लस 3 को पुट करते हुए सोल्व कर लें, फिर आगे जाकर x प्लस 4 को कर लें, साथ साथ ना करें, आपकी मर्जी है, ठीक है। इस तरह तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ कि ये आसान हो जाता है। तो आपका a इंटू एक्स प्लस 4 आ रहा है, जबकि आपकी x की वैल्यू -3 प्लस 4 हो गई, ठीक है, 0 तो नहीं हुआ ना, प्लस p आ गया, और x प्लस 3 आपका 0 है, तो यहाँ पर आप 0 पुट कर लेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा 7 3 21 नेगेटिव में प्लस 25 पॉजिटिव में इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 3 किया तो पॉजिटिव 1 आ गया, और प्लस आपको इसके साथ आपने एक वैल्यू देखी जो हमने मिस की हुई है वो a की है, तो a इंटू 1 रहेगा आपका, ठीक है, और b आपका क्या हो जाएगा 0। इसलिए ये एहतियात करनी है आपने, इसमें गलती होने वाली थी। इसमें देखें लेफ्ट साइड पे 25 माइनस 21 किया तो 4 आ गया पॉजिटिव में, ठीक है, और उस तरफ आपके पास जस्ट a है, तो आपको पता चल गया इसमें a की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 4 आ रही है। अब हम दूसरी वैल्यू को भी पुट करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। 7 इंटू ये हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर x की -4, ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन 1 में पुट कर रहा हूं मैं इसी के अंदर ही। तो ये आ जाएगा प्लस हमारे पास 25 इज इक्वल टू, अब x प्लस 4 0 हो रहा है तो देख सकते हैं आपके a की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है, और प्लस p मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 है ना, तो x तो -4 है और प्लस 3 आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक हो गया। अब 7 4 का कितना हो जाएगा आपका 28, तो माइनस में 28 है और प्लस 23 है, और इधर हमारा a 0 हो जाएगा, और प्लस p की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, पहले b लिख लेते हैं, और ये आपको पता है देख रहे हैं कि -4 प्लस 3 है तो माइनस में 1 आ गया, सही हो गया। अब 28 माइनस, आप इसमें से ये करेंगे तो ये आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 5 आ जाएगी, नेगेटिव में 5 बन रही है आपकी। और सॉरी मैंने एक और हमारी यहाँ पे गलती आ गई, देख लें, इसलिए मैंने देख लिया, ये 25 है, 28 नेगेटिव में और 25 पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में 3 आएगा, सही है। और उसके बाद इधर हमारे पास नेगेटिव में b है, चाहे ऐसे लिख लें या आप उसको वैसे ही रहने दें, तो हम उसको इस तरफ लाकर जो है वो पुट कर लेंगे, ठीक है। -1 जो है वो आपका इसके नीचे आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और b की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस से कट गया, 3 वैसे ही आपका रहेगा, तो b की जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव 3 आ रही है, a 4 है b 3 है, ठीक हो गया। अब आपने जो फ्रैक्शंस बनाई थी इस फ्रैक्शन के ऊपर जाना है हमने, इस फ्रैक्शन के ऊपर a डिवाइड बाय x प्लस 3 है प्लस p डिवाइड बाय x प्लस 4 है, a डिवाइड बाय x प्लस 3, ठीक है, प्लस p डिवाइड बाय x प्लस 4, और इस तरह से जो हमारा a है उसकी वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाय x प्लस 3 आएगा, प्लस जो है वो अपना b की जगह पे आ जाएगा पॉजिटिव में 3, 3 डिवाइड बाय x प्लस 4। एक बार आंसर टैली कर लेना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 4 डिवाइड बाय x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 4, तो यही -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया कि आपने इसकी आइडेंटिफिकेशन ये करनी है कि कहीं ये प्रॉपर फ्रैक्शन की बजाय इम्प्रॉपर तो नहीं। तो हमने देखा कि इसकी न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो 1 है, जबकि डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो क्यूब बनेगी। अगर आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं,
सॉरी नीचे यहाँ पे स्केयर लिखना था, ठीक है। क्यूब बनती है कि अगर आप स्केयर इनटू आप सिंपल एक्स से करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारा एक जो प्रॉब्लम थी वो तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये इम्प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब सिंपल चीज है कि आपने इसको पार्शियली ये एक ही लाइन में सोल्व हो जाना है, ना आपने इसको रिजोल्व करना है, ना ए बी की वैल्यू निकाल के पुट अप करना है। सो ए डिवाइड बाय, यहाँ पे x प्लस वन है ना डिवाइड में, डिनोमिनेटर में पार्शियली सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में a डिवाइड बाय आपका x प्लस वन आ गया, एक सिंगल रिएक्शन उसमें आ गया, ठीक है ना, फ्रैक्शन में प्लस करते हुए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो आपके पास सिंपल x है जिसमें डिग्री वन है, तो आपने एक आपने यहाँ पर जो है वो कोफिशिएंट लेना है। मगर अब मसला ये आ रहा है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री आ गया है, इसमें x की पावर टू हो गई है, तो हमें अपने b कोफिशिएंट के साथ x भी लगाना है और उसके साथ ही प्लस करते हुए c को भी ऐड करना पड़ेगा। यानी याद रखिएगा जब भी स्क्वायर आ जाए, x की पावर मोर देन वन आ जाए, तो उस केस में हम इस तरह से सोल्व करेंगे। क्यूब के बारे में अभी बात नहीं कर रहा मैं, अभी सिर्फ स्क्वायर के बारे में, और वो सिचुएशंस यहाँ पर नहीं जनरेट हुई। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री था, हमने इसमें बी एक्स का इजाफा किया अगर स्क्वायर आ जाए, और प्लस थ्री है तो उस केस में, और डिवाइड बाय ये हमारे पास जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री आ जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि वन डिग्री चूंकि जो है ना वन डिग्री वो आपकी पाई डिवाइड बाय 180 डिग्री के इक्वल होती है, ठीक है जी, पाई डिवाइड बाय 180। तो इसका मतलब ये हुआ, डिग्री नहीं लिखते ना फिर उसमें 180 आ जाती है, बस पाई डिवाइड बाय 180 के इक्वल होती है। अब हमने क्या करना है कि 120 डिग्री को रेडियन बनाने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल 120 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, आपने भी इसको एक डिग्री के लिहाज से जो पाई डिवाइड बाय 180 होगा इसी तरह आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं, जैसे 0 0 से कट जाएगा, ठीक है। और आप इसको 6 पे काट लें, 6 3 द 12 कर लें, 6 2 द 12 कर लें और 6 3 द 18 कर लें, और यहाँ पर आपका 2 पाई डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। अब बात यह है कि अगर आप इसमें पाई की वैल्यू जो है, चूंकि आप जानते होंगे कि पाई की वैल्यू होती है 3.1416 समथिंग, ये वैल्यू चलती जाती है, ठीक है ना। तो अगर हम चाहें तो पाई की वैल्यू पुट कर लें, लेकिन अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप उस कैलकुलेटर पे पाई की वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जस्ट आप लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय, शिफ्ट का बटन प्रेस कर लें, ऊपर देख सकते हैं शिफ्ट का बटन ऑन हो गया, और आपने ये जो है ना नीचे x मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर x लिखी हुई है ना आंसर के साथ, उस पे देखे पाई लिखा हुआ है, उस बटन को प्रेस कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इक्वल प्रेस करना है, और जो भी आंसर आएगा वो देखिए 2 पाई लिखा आ गया, आप डिवाइड बाय 3 कर दें, ये आपको फ्रैक्शनली वैल्यू तो दिखा रहा है। आपने यहाँ पर अब आपको चाहिए है रेडियन में, जो कि पॉइंट्स में मिलेगा, तो आप एस डी का बटन है डेल के ऊपर, आपके कैलकुलेटर पे डेल का बटन है ना, एसी का और डेल का, डेल के ऊपर देखिए एसटी का बटन है, ठीक है ना, उसको प्रेस कर देंगे तो 2.09, हम 2 डेसिमल तक रख लेते हैं, तो 2.09 रेडियन में हमारा जो है वो आंसर बनता है, ठीक है, 2.09। और अगर आप देखें तो आगे अब आपने इसके लिखना है रेडियन, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन इसमें जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट थीटा 6 रेडियन, सिंपल चीज है कि आपने पहले L इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला लगा लेना है। हमारा जो एंगल है वो रेडियन में है, गुड हो गया। लेंथ हमने हमारे पास दी गई है 33 सेंटीमीटर में, हमारे पास रेडियस भी बनेगा, रेडियस आपका इधर ही रहेगा, इसके साथ ही जो आपका 6 रेडियन जो आपके पास है वो एंगल है। जस्ट आपने क्या करना है 33 डिवाइड बाय 6 करके रेडियस निकाल लेना है। सो रेडियस की जो वैल्यू है ना, हमने क्या करना है यहाँ पर, हमने 33 डिवाइड बाय 6 करना है जस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखें 33 डिवाइड बाय 6 कर लें, तो ये आपके पास इस तरह फ्रैक्शन में एसटी का बटन प्रेस करें, 5.5 जो है वो सेंटीमीटर में हमारा रेडियस, डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू 60 डिग्री
माइनस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। अब हमें ना इनकी वैल्यूज चाहिए हैं, तो मैं कैलकुलेटर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और एक एक करके हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और फिर यहाँ पर इनकी वैल्यूज को जो है वो पुट करेंगे। सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पर कोस 30 डिग्री, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और cos 60 आपकी जो है वैल्यू ये 1/2 हो जाएगी, cos 60 ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 2। फिर माइनस कर लेते हैं और साइन 30 आपकी 1/2 हो जाएगी, जबकि cos 60 आपकी √3 डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। ये कुछ चीजें जो है, कुछ टेबल्स आपको, कुछ इनके फॉर्मूलाज जो है ना वो याद होने चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे साइन और 30 देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2, और इसी तरह से हमने यहाँ पे देखना है साइन 60 जो आपका स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2। वैसे तो दोनों सेम आ रही हैं, तो अब ये क्या होगा कि फर्स्ट वाले में देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 टू द 4 हो गई, और माइनस ये भी स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 टू द 4 हो गई। ये दोनों आपस में कट गई, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो हमारा 0 ही आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो, इसमें जो जो फॉर्मूलाज मैं आपको साइड पे बताता जाऊंगा ना, उनको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो चूज करनी है, और ये है 1 प्लस साइन थीटा। थोड़ा सा रुकिएगा, इसको थोड़ा क्लियर लिखते हैं, ये खराब कर दिया इसने। 1 प्लस हमारे पास है साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है बेसिक सा, जो आप बहुत बार पढ़ते आए हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका जो होता है वो ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ए स्क्र माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर जो बी स्क्र है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पे आपको ये जानना है, जरूरी है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सो इसका आ जाएगा यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा। और एक और बात जाननी पड़ेगी आपको कि कोस का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 डिवाइड बाय सीकन होता है। अगर कोस के ऊपर स्क्वायर है तो सीकन भी स्क्वायर लेगा, यहाँ पे नहीं, सॉरी एंड पे लगना था, साथ थीटा भी मैंने लिखना है, वैसे मैं भूल गया हूं। तो ये आपका सीकेंट स्क्वायर और ये थीटा भी लगेगा, ठीक है। तो कोस का रेसिप्रोकल होता है 1/सीकन स्क्वायर, तो मैं कोस स्क्वायर को 1 डिवाइड बाय सीकन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। और आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे यही वैल्यू है, तो ये हमारा क्वेश्चन इक्वल टू राइट हैंड साइड जो प्रूव हो गया। सिंपल सा है, जस्ट ये इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है 2 साइन अल्फा कोस बीटा के इक्वल आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, जो हमारे पास है साइन एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एंगल अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आपको इन दोनों के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए जस्ट, ठीक है। पहला तो हो गया आपका साइन और आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस हो तो प्लस आ जाएगा, कोस अल्फा और साइन में आपका आ जाएगा बीटा, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप दूसरा फॉर्मूला देखें तो वो आपका होता है साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जस्ट माइनस लगेगा, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन में आपका आ जाएगा यहाँ पर सेम बीटा। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को आपने इसमें पुट करना है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपने उसकी वैल्यू लिखनी है, जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा, जैसा बताया आपको कि साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस का साइन है तो प्लस आ गया, कॉस अल्फा साइन बीटा, ये तो आ गया फर्स्ट वाले का। फिर प्लस करते हुए सेकंड वाले का फॉर्मूला है, तो वो भी आपका आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, और माइनस में है तो माइनस आएगा, और कॉस अल्फा साइन में बीटा आ जाएगा। आप देखेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी। ये आपका कितना सिंगल 1 है, ये भी आपके पास 1 है, ये कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो आप इसको लिखेंगे 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो अब आप अगर चेक करें तो राइट हैंड साइड पे यही वैल्यू वो आपको बता रहा है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये प्रूव, हमने इसको क्लोज करना है। बट आप सबसे पहले देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लें। और यहां आप देख सकते हैं एक चीज, देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। यानी पहले अगर आप चाहें तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। आप यहां पर फॉर्मूला लिख लें,
साइन अल्फा, या मैं एक साइड पे लिखता हूं, इधर नहीं लिखते हम फॉर्मूला, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, जो ये फॉर्मूला होता है ना, ये क्लोज होता है फॉर्मूला, ये बेसिकली साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कॉस एक्स को पहले लिख लें, कोस अल्फा साइन, और बीटा में आपका 2x आ जाएगा। सही हो गया। अब इसके बाद आप इसको क्लोज कर रहे हैं तो देखिए अल्फा की जगह पे x आ जाएगा और बीटा की जगह पे आपका हो जाएगा 2x, यानी अल्फा आपका हो जाएगा x और बीटा आपका हो जाएगा 2x। तो आपका बन जाएगा यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा हो गया 2x। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा साइन में माइनस x। आपको याद है आपने इसका एक सवाल भी सोल्व किया था साइन नेगेटिव साइन में, तो आपको मैं बता दूं कि साइन में अगर कोई नेगेटिव साइन आता है ना, वो साइन के शुरू में आ जाता है, तो माइनस में साइन एक्स हो जाएगा, याद रखिएगा, ये शुरू में ले आता है। कोस का निग्लेक्ट हो जाता है, टेन और साइन जो होता है, टेंजेंट और साइन, इन दोनों का नेगेटिव साइन जो है एंगल से बाहर निकलकर शुरू में आ जाता है। तो इसकी सिंगल टर्म अगर हम देखें, इसका आंसर ये बन रहा है, मैं बुक में इसका आंसर भी देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 का आंसर है माइनस में साइन एक्स, कोस भी है। तो यहां पर पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं जी, कोस 20 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, और ये आपका है कोस ए प्लस बी की फॉर्म में। चूंकि आपने फॉर्मूला याद करना है कोस ए प्लस कॉस बी, ए 12 थीटा हो जाएगा और बी 4 थीटा, तो इसके मुताबिक आपका फॉर्मूला बनेगा 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, और इसके साथ ही आ जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद करना है। और अब आपको पता है कि ए आपका जो है वो 12 थीटा है और बी आपका जो है वो 4 थीटा है, इसको आपने पुट करना है। सो ये आपका आ जाएगा 2 कॉस ए आपका हो गया, यानी कि ए प्लस बी है ना, तो 12 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइड बाय 2, सही हो गया, इनटू आपका हो जाएगा कोस, अब इसी तरह से a माइनस पी है तो 12 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइड बाय 2। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर लें, सो 2 कॉस, ये आपके हो जाएंगे 12 और ये कितने हो गए 16 थीटा डिवाइड बाय 2, कटिंग भी होगी इसकी अंदर, ठीक है ना, और कॉस आपका ये हो जाएगा यहाँ पर 8 थीटा डिवाइड बाय 2। सो 2 8 द 16 हो जाएगा और 2 4 द 8 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 कॉस 8 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। तो सम से ही आपका क्वेश्चन जो है वो प्रोडक्ट में चला गया। इसका आंसर चेक कर लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 20, 2 cos 8 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। तो ये हमारे क्वेश्चन का है, ए साइड जो है वो 5 है, यूनिट नहीं लिखे हुए, ठीक है ना, सी जो है वो 13 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा। देखिए हमने पढ़ा था लॉ ऑफ साइन के अंदर कि a डिवाइड बाय, मैं लिख भी देता हूं, a डिवाइड बाय साइन अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था b डिवाइड बाय साइन बीटा। देखिए b और बीटा दोनों मौजूद नहीं है, हम यूज करेंगे, और c डिवाइड बाय हमारे पास है साइन गैमा, इन दोनों को हम रखेंगे, और इनमें से आपने a जो है ना उसमें आपने साइड पुट कर ली 5, जबकि आपको अल्फा निकालना है तो आपने साइन अल्फा एज इट इज रहने देना है, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, और सी आपके पास वैल्यू जो है वो 13 है डेटा में, और साइन गैमा आपके पास 90 डिग्री है, ठीक हो गया, गैमा की वैल्यू कितनी दी हुई है 90 डिग्री, और चूंकि हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री पे 1 होता है, ठीक है, और ये मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं कि अगर आप कैलकुलेटर पे लिखते हैं साइन 90 तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 1। इस तरह से जब हमने साइन को चेक कर लिया ना, अब आपने करना क्या है, अब आपने देखना है यहाँ पर कि 5 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाय साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक हो गया, और इधर आपका 13 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा, सही हो गया। अब आप क्या कर लें यहाँ पर, अब आप मतलब ये 13 डिवाइड बाय 1 में भी 13 की के लिए वैल्यू है ना, 1 का तो कुछ भी नहीं, यानी 5 डिवाइड बाय साइन अल्फा इक्वल टू 13 है। अब ये कर लें आप कि साइन अल्फा इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इसको दूसरी साइड पर ले जाकर मल्टीप्लाई कर लें, और 13 जो मल्टीप्लाई मतलब वहां पे मौजूद है ये डिवाइड कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, यानी आप इस तरह लिख लें कि 5 डिवाइड बाय 13 कर लें,
और ये साइन अल्फा उधर भेज दें, ठीक है, या डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 जो है वो इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सही हो गया। इतना करने के बाद आपके पास साइन अल्फा जो है वो 5 डिवाइड बाय 13 आ जाएगा। सही हो गया। इस चीज को एक बार कैलकुलेटर पे भी उतार लें ताकि नेक्स्ट काम हमारा आसान हो जाए। तो मैं कैलकुलेटर शो करवा रहा हूँ, देख लें। इसमें आपने करना क्या है, आपने लिखना है 5 डिवाइड बाय 13, आप देखेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी। सही हो गया, ये हमारा आंसर है। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना इस तरह से है कि आपने यहां पर अल्फा रहने देना है, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन उधर जाकर इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स -1 में आ जाएगा, ठीक है। या आप इस तरह देखें कि साइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड होगा, नीचे उसकी पावर +1 होगी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। बट लेकिन याद रखें कि साइन जब इक्वल के दूसरी तरफ जाता है एंगल के बगैर तो इनवर्स में हो जाता है, और इसके साथ ही 5 डिवाइड बाय 13 भी आ जाएगा। सही है। अब इसको कैलकुलेटर से कैसे फाइंड करेंगे आप, इस तरह से आपने करना है कैलकुलेटर पे फाइंड कि आपने जो वैल्यू लिखी हुई है इसको ऐसे ही रहने दें। आप यहां पर करें कि शिफ्ट और साइन को प्रेस कर लेंगे, साइन इनवर्स आ जाएगा। अब जस्ट आपने आंसर की पे क्लिक करना है, यानी आंसर वो है जो पहले आया हुआ था 5/13, और अब आप इसको इक्वल कर दें, आपके पास आ जाएगी वैल्यू 22.619 है ना, 62 कर लेते हैं। अल्फा इक्वल टू हमारा आ गया यहाँ पर 22.6 और ये वैल्यू बन गई हमारी 2, ओवरऑल डिग्री में है। अब आप जस्ट वन टाइम डिग्री का बटन प्रेस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 22 डिग्री एंड 37 मिनट। तो अल्फा का जो एंगल है वो 22 डिग्री, ठीक है, एंड 37 जो है वो मिनट आंसर आ जाएगा। और बुक के अकॉर्डिंग हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स ग्रेटर एंगल। तो देखें अब ये 3 साइडें दी गई हैं, एक ट्राइंगल है, कोई भी होगी 90 के एंगल की है, जो भी है, मैंने मिसाल दे रहा हूं एक कि उसकी एक साइड जो है वो 16 है, एक 20 है और एक 33 है। तो सबसे बड़ा एंगल जो होगा वो जिसकी साइड सबसे बड़ी होगी ना, अगर मैंने इसको ए तो इसको अल्फा बोलूंगा, अगर ये मेरे पास बी है तो ये बीटा होगा, ठीक है, और ये मेरा गैमा हो जाएगा सी की बेस पर। अब जो साइड सबसे बड़ी है उसका एंगल सबसे बड़ा होगा, और इसके लिए मैं लॉ ऑफ कोसाइन जो है इसमें मैं कह भी देता हूँ, यहाँ पे साइड में ए जो है वो 16 है, बी जो है वो 20 है, ठीक है, और सी जो है वो 33 है। अब वही बात होगी कि मेरे पास 3 साइडें मौजूद हैं, मुझे एंगल निकालना है, लेकिन मैं बड़ी साइड की बेस पर एंगल निकालूंगा क्योंकि इसका एंगल सबसे बड़ा होगा, गैमा। सो मैं यहां पे कहता हूं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, -2ab, और कोस मेरे पास आ जाएगा यहां पर गैमा। ठीक हो गया, मेरे पास कोस गैमा की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो यहां पर मैं सी की वैल्यू पुट कर लेता हूं 33 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए है 16 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी आ जाएगा यहाँ पे 20 का स्क्वायर एंड -2, ए आ गया 16, बी आ गया 20, और साथ ही कोस गैमा एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि मुझे यही एंगल निकालना है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस थोड़ा सा आपने तवज्जो देनी है। और अब हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेटर ओपन कर लिया हमने, और यहां पर हमने सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, 33 का स्क्वायर लेंगे, 33 का आप स्क्वायर लें तो ये वैल्यू बनती है 1089, ये आ जाएगी 1089, और अब आपने यहाँ पर 16 का स्क्वायर लेना है, पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगी 256, और इसका चेक कर लेते हैं, इसका आई थिंक 400, 20 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 400। ठीक हो गया, ये आ गया हमारा 400, माइनस किया, इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आई थिंक 640 बनेगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 640 बिल्कुल ठीक है। तो 640, क्योंकि मैं कैसे देख रहा हूँ, देखिए 16 टू द 32, 32 टू द होता है 64, तो आगे 0 लग जाएगा, ठीक है ना, और साथ आपका आ जाएगा कॉस गैमा। अब आपने करना क्या है, आपने बाकी वैल्यूज को जैसे 1089, ये 256 भी उधर माइनस कर देना है, और ये 400 को भी उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहां पर आपके पास या तो एक ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और उस तरफ आपका आ जाएगा 640, और साथ ही कॉस गैमा नेगेटिव में रहेगा, पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। या तो इस तरह कर लें, या फिर आप इस वैल्यू को उधर भेज दें, यानी मैं इस तरह नहीं करता,
मैं यहाँ इस तरह कर लेता हूं कि ये जो हमारा है ना 640, 640 कोस गैमा को आप इधर लाके पॉजिटिव कर ले, यहां पर 256 प्लस 400 और माइनस हो जाएगा यहां पर आकर 1089, या आप इस तरह कर लें तो भी कोई मसला नहीं है। 640 हो गया, कॉस गैमा आ गया, हमें एंगल निकालना है, लेकिन अभी हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। सो 256 प्लस करें 400 और इसके बाद माइनस कर दें 1089, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में 433। और आप देख सकते हैं कि कोस गैमा ये 640 जो है ना वहीं के इस तरह से नेगेटिव में और नीचे आकर ये डिवाइड हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ आके डिवाइड होगा, और कोस गैमा ये हमारे पास अब ये एंगल यही निकालना है हमने, ठीक है। डिवाइड बाय कर दें 640 और एसटी का अपन प्रेस करें तो माइनस में 0.677 बन रही है, माइनस में 0.677। तो उसके बाद आपने गैमा निकालना है तो कोस उधर जाके इन्वर्स हुआ 0.677 और माइनस में आ रहा है। तो अब आपने गैमा निकालना है तो आपने क्या करना है, यहां पर शिफ्ट कोस इन्वर्स में चला गया, आंसर प्रेस करके यानी किस तरह कर लें और ये आ जाएगा 132.57 या 58 कर ले, 132.58 डिग्री में आ रहा है। और अब आपने डिग्री का बटन प्रेस कर लेना है तो ये आ जाएगा आपका गैमा जो है 132 डिग्री, उसके साथ ही आ जाएगा आपका 34 मिनट। और अब बुक में देख लेते हैं क्या इसका वो है सेकंड भी मौजूद है, नहीं बस इतना ही है और यही आपका इसका आंसर है। ये ग्रेट डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है द एंगल, ठीक है, बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू आई, आई मीन आंख जो है, ठीक है, एंड अ लाइन फ्रॉम द आई टू द ऑब्जेक्ट above the horizontal line is called angle of elevation, ठीक है। एंगल जो है ये एक उफकी लाइन जो आंख से देखी जाए एंड द लाइन फ्रॉम द आई टू द ऑब्जेक्ट अबव द हॉरिजॉन्टल, एक तो लाइन उफकी होगी और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर से जो गुजरने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके दरमियान में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक आंख से देखते हुए एक एंगल बनता है, इसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आंख से देखी जाने वाली, ठीक हो गया। इसके बाद आगे आ जाते हैं हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो सेकंड डेफिनेशन है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन बनेगी द एंगल मेड बिटवीन the horizontal line through I and a line from the eye to the object
बिलो, बिलो होगी ये नीचे से होगी और अब वाली जो है ना, दोनों में ये डिफरेंस है, डेफिनेशन सेम है, इसलिए अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ, ठीक है, डिप्रेशन। अगर तो लाइन अबाउ होगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर से गुजर रही है, तो आपको लॉ ऑफ का साइन ही लगाना पड़ेगा। और ए साइड के लिए आप लगाएंगे यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और कॉज में आपके पास आ जाएगा अल्फा। अब ये तीनों वैल्यूज देख ले हमारे पास मौजूद है, बी की भी है, सी की भी है और अल्फा भी है। सो ए साइड हमने मालूम करनी है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी में आ जाएगा 45 का स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा 34 का स्क्वायर माइनस 245 मल्टीप्लाई बाय 34, साथ ही आ जाएगा कोस, और अल्फा की वैल्यू है 52 डिग्री। ठीक हो गया। अब जस्ट हमने कैलकुलेशन करनी है। सो ए स्क्वायर इक्वल टू, और यहां पर अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, यहां पर सबसे पहले आपने करना है 45 का स्क्वायर लेना है, सॉरी 45 इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 2025। ठीक हो गया, प्लस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 34 का स्क्वायर लेना है हमने, ठीक है, तो अब आ जाएगा जी 34 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 1156। उसके बाद माइनस, इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 45 एंड मल्टीप्लाई बाय 34, तो ये आ जाएगी हमारी 306 और 0, और इसके साथ ही आ जाएगा ये कोस जो है ना, आपने यहाँ पे निकालनी है वैल्यू 52 की, लिखें यहाँ पे, बल्कि इसके साथ जो ब्रैकेट लगी चल लगे रहने देते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पर आप लिखना है आपने कोस 52 डिग्री इक्वल कर दें तो 0.615, और 6 बन रही है तो जो 616 कर लेते हैं, ठीक है, तो 0.616 ये हमारे पास वैल्यू आ गई कोस 52 की। अब इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 3060 के साथ, तो आपकी वैल्यू हमारे पास 1883। इसको बाद में लिखते हैं, पहले देखें ए स्क्वायर इक्वल टू, इनको ऐड कर लें, 6 और 5 11, 1 कैरी हो गया, 5 और 2 कितने, 7 और 1 8 हो गए, 1 आ गया और 2 और 1 3 हो गए। माइनस करते हुए यहाँ पर अब हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 1883 पॉइंट और 92 आ रही है, ठीक है। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे -1 के साथ, बाकी आप कैलकुलेशन करना जानते हैं, ठीक है, और इसमें आपने ऐड करना है 31 यानी 3181, ठीक है, 3181, ओके। इसको इक्वल करते हैं, ये आ जाएगी 1297, अगेन लिखते हैं पहले 1297 पॉइंट, और ये आ जाएगी 08 आ जाएगी। चले, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ पर जजर लिया, साइड ए ही हमने फाइंड करनी थी, तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको, स्क्वायर रूट लिखे और आंसर लिख के इक्वल कर दें। 36.01 आ रहा है, और बुक में आंसर है इसका 36.04, तो कोई बात नहीं, 36.01 हमारा जो है वो आंसर आ गया है। इसमें पॉइंट के बाद का कोई मसला नहीं होता।